हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ शुभम और ये है रीड अलॉन्ग विद शुभम, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्लास 11-12 की एनसीईआरटी बुक्स। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 यानी सॉलिड स्टेट और टॉपिक नंबर 4, जिसको मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है C12.1.4। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स। You must have noticed that when tiles are placed to cover a floor, a repeated pattern is generated. हम लोग ध्यान दिए होंगे कि जब टाइल्स लगाया जाता है किसी भी फ्लोर को कवर करने के लिए तो उसमें एक पार्टिकुलर पैटर्न जनरेट होता है ना। और इफ आफ्टर सेटिंग टाइल्स ऑन फ्लोर वी मार्क अ पॉइंट एट सेम लोकेशन इन ऑल द टाइल्स, that is center of tile, and see the marked positions only ignoring the tile, we obtain a set of points. तो मान लेते हैं कि टाइल्स लगा दिया गया है और उसके बाद हम लोग किसी भी पार्टिकुलर लोकेशन पे हर टाइल के मार्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है कि मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ टाइल पे हम लोग क्रॉस या डॉट बना देते हैं, मार्क कर देते हैं अपने से। तो हम यहाँ मानते हैं कि हम लोग क्रॉस बना दिए, ठीक। तो अगर हम लोग हर टाइल के सेंटर पे क्रॉस बना दिए, अब हम लोग टाइल को इग्नोर करें और सिर्फ क्रॉस को हम लोग देखना चालू करें कि क्रॉस कहाँ कहाँ पे है, तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो कि एक पैटर्न में होगा, है। दिस सेट ऑफ पॉइंट इज स्कैफोल्डिंग ऑन विच पैटर्न हैज़ बीन डेवलप्ड। और यही वो पॉइंट है जिसके बेसिस पे यानी कि जिसके आधार पे वो पैटर्न को डेवलप किया जाता है असल में टाइल्स को लगाने से पहले। दिस स्कैफोल्डिंग इज a space lattice on which two-dimensional pattern has been developed by placing structural units on its set of points, that is tile in this case। यानी कि यही वो बेसिक है। स्कैफोल्डिंग इज ए स्पेस लैटिस। ये असल में स्पेस लैटिस किस चीज़ को कर रहा है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये स्कैफोल्डिंग यानी कि ये बेसिक मतलब बेस जो है जिस चीज़ के आधार पे हम लोग ये टाइल्स लगाए तो उसको हम लोग कहते हैं स्कैफोल्डिंग, जिसके ऊपर में हम लोग अभी स्ट्रक्चरल यूनिट्स को प्लेस किए। मतलब कि कुछ यूनिट्स को, जैसे हो सकता है कि यूनिट्स ब्रिक्स हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, उसी तरह यहाँ पे हम लोग जो लिए हैं टाइल्स लिए हैं। तो ये जो पॉइंट्स मिला ऐसे देख रहे हैं हम लोग, इस तरह का कुछ पॉइंट मिला हर सेंटर पे। अब असल में क्या किया था, जो जब हम लोग टाइल प्लेस कर रहे थे उससे पहले हम लोग ऐसा ही कुछ डॉट बनाए और इसके ऊपर टाइल प्लेस करना चालू किए कि यहाँ ये सेंटर है तो इसके ऊपर हम लोग टाइल रख दिए, फिर इसके ऊपर टाइल रख दिए, टाइल रख दिया ऐसे। तो वही कह रहा है कि ये इस पॉइंट्स को हम लोग लैटिस पॉइंट कहेंगे और ये स्पेस लैटिस है। फिर बोलता है द स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड बेसिस और मोटिव। स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग बेसिस कहते हैं या फिर मोटिव कहते हैं। मोटिव मतलब कि बेसिक यूनिट, मतलब सबसे छोटा पॉइंट जिसको कहते हैं उस वो कहते हैं। व्हेन मोटिव्स आर प्लेस्ड ऑन पॉइंट्स, जब मोटिव यानी एक पैटर्न, जैसे कि इस केस में टाइल है, तो जब मोटिव्स आर प्लेस्ड ऑन पॉइंट्स, जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर हम लोग टाइल रख दिए तो मोटिव जो है वो पॉइंट के ऊपर में चला गया, यानी कि स्पेस लैटिस वाले पॉइंट पे यानी लैटिस पॉइंट पे चला गया। मोटिव जो है लैटिस पॉइंट के ऊपर रख दिया गया। ए पैटर्न इज जनरेटेड, एक पैटर्न जनरेट हो जाता है जो कि हम लोग को देख के लगा कि टाइल को देख के लग रहा है कि पैटर्न जनरेट हुआ है। तो असल में क्या हुआ, लैटिस पॉइंट के ऊपर में हम लोग एक मोटिव को रखे तो पैटर्न जनरेट हुआ, यानी कि हर डॉट के ऊपर में एक टाइल को रखे तो एक पैटर्न जनरेट हुआ। इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर मोटिव इज अ मॉलिक्यूल। जब हम लोग क्रिस्टल का बात करते हैं, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के क्रिस्टल्स की बात करते हैं, तो मोटिव जो होता है वो मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है या आयन हो सकता है। स्पेस लैटिस ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस जो होगा, जो कि हम लोग अभी टाइल के बारे में बात कर रहे थे तो था, वो उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहेंगे जब क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे। तो इज द पैटर्न ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द लोकेशन ऑफ दिस मोटिव्स। तो ये मोटिव का, जैसे टाइल्स का सेंटर को हम लोग लैटिस पॉइंट कह रहे थे, उसी तरह मोटिव्स के पोजीशन को लोकेट करने वाले को हम लोग लैटिस पॉइंट कहेंगे। तो ये जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है उसके पोजीशन को मार्क करने वाले को हम लोग मोटिव के पोजीशन को मार्क करने वाले को हम लोग लैटिस पॉइंट कह रहे थे। इन अदर वर्ड, स्पेस लैटिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट स्कैफोल्डिंग फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी कि स्पेस लैटिस जो है वो बेस है जिसके ऊपर जो है हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाते हैं।
When we place motifs in an identical manner on points of space lattice, मतलब कि स्पेस लैटिस जैसे कि ये दिख रहा था, सेट ऑफ पॉइंट्स को स्पेस लैटिस कह रहा है, और उस पर जो ये एटम या मॉलिक्यूल है ये मोटिव दिखा रहा है, उसको हम लोग पार्टिकुलर तरह से रखते हैं। मतलब हर मोटिव जो है देखो इसमें इस ओरिएंटेशन से है, इधर से ऐसे है, सारा ओरिएंटेशन एक ही है। आइडेंटिकल मैनर में रखने का मतलब एक ही तरह से रखा गया। तो क्या होता है, ऑन पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस वी गेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो हम लोग को मिलता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये जो है, ये जो हम लोग को दिख रहा था ऐसे ऐसे, तो इस तरह से अगर सारा को हम लोग इसके ऊपर में रख देंगे तो ये जो होगा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर मतलब कि ये जो पॉइंट्स पे हम लोग मोटिव्स को रख दिए तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है। क्रिस्टल लैटिस में लैटिस पॉइंट पे जो एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को जो कि मोटिव भी कहा जाता है उसको रख देने पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। फिगर 1.5 शोज अ मोटिव, जो कि पहले हम लोग देखे, अ 2-dimensional lattice and hypothetical 2-dimensional crystal structure obtained by placing motifs in the 2-dimensional lattice। तो कह रहा है कि फिगर 1.5 में मोटिव दिख रहा है, 2-dimensional लैटिस दिख रहा है, और एक हाइपोथेटिकल मतलब कि इमेजिनरी 2-dimensional क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया गया है जब इस मोटिव को उस 2-dimensional लैटिस पे रख दिया गया, तो 2-dimensional लैटिस में रख दिया गया। तो अब देखते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिसेज। मतलब कि जब स्पेस में हम लोग लैटिस पॉइंट को अरेंज करते हैं तो अलग अलग तरह के लैटिस हम लोग को मिलते हैं। फिगर 1.6 शोज अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 2 डिफरेंट लैटिसेज। फिगर 1.6 जो है वो दिखाता है पॉइंट्स को, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स को, जो कि अलग अलग लैटिस में बनाता है। जैसे कि ये लैटिस ए और लैटिस बी दोनों अलग अलग तरह का है। इसमें देखो एक एक के ऊपर है, ये एक एक के बीच में है, तो ये दो ठो अलग अलग अरेंजमेंट, दो ठो अलग अलग लैटिस बनाया। इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में स्पेस लैटिस इज ए 3-dimensional एरे ऑफ पॉइंट्स। तो स्पेस लैटिस जो है वो 3-dimensional पॉइंट्स है। जैसे कि इसमें अभी 2D में ही हम लोग चल रहे थे, पॉइंट्स का एरे से अरेंजमेंट था, तो 3-dimensional में जब हम लोग चलेंगे तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में उसी तरह पाया जाता है। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में स्पेस लैटिस जो है वो 3-dimensional पॉइंट्स का अरेंजमेंट है, 3-dimensional अरेंजमेंट है पॉइंट्स का। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय एसोसिएटिंग स्ट्रक्चरल मोटिव्स विथ लैटिस पॉइंट्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर तब मिलता है जब हम लोग एसोसिएट कर देते हैं स्ट्रक्चरल मोटिव्स, मतलब कि बेसिक जो उसका सबसे छोटा इकाई है, बेस जो है, मतलब जिस चीज़ से बना हुआ है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, जो भी है, उसको जब हम लोग लैटिस पॉइंट पे रख देते हैं या लगा देते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग को मिल जाता है। ईच रिपीटेड बेसिस और मोटिव हैज सेम स्ट्रक्चर एंड सेम स्पेशियल ओरिएंटेशन एज अदर इन अ क्रिस्टल। हर रिपीटेड बेसिस यानी कि हर जो बेसिक यूनिट है, यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स या है जिसको हम लोग मोटिव कर रहे थे, उसका सेम स्ट्रक्चर रहता है, मतलब कि एक ही तरह वो दिखना चाहिए, और सेम स्पेशियल ओरिएंटेशन होता है, यानी कि एक ही तरीके से उसको ओरिएंटेशन, मतलब एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो। जैसे कि पिछले पेज में हम लोग देखे इसमें कि ये सारा एक ही तरीके से अरेंज था, ये सब मोटिव था, ये सारा एक तरह से अरेंज था। तो वही कह रहा है कि हर जो है मोटिव वो एक ही ढंग से अरेंज हो और एक ही स्ट्रक्चर हो उसका एक क्रिस्टल में। द इन्वायरमेंट ऑफ ईच मोटिव इज सेम थ्रू आउट द क्रिस्टल एक्सेप्ट फॉर ऑन द सरफेस। तो जो इन्वायरमेंट है हर मोटिव के लिए वो पूरे क्रिस्टल में सेम रहता है, मतलब कि एक मोटिव जो है वो उसके चारों तरफ सेम ही तरह के एटम्स रहते हैं, सेम ही तरह का इन्वायरमेंट रहता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस के लिए वैलिड नहीं है। मतलब कि ये स्टेटमेंट सिर्फ सरफेस पे नहीं वैलिड है, मतलब सरफेस पे जो मोटिव्स रहते हैं उनका इन्वायरमेंट एक तरफ तो रहता है, एक तरफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जबकि एक तरफ एयर रहता है ना। जो कोना में रहेगा, ये जो कॉर्नर पे है, ये जो सरफेस पे है, इसके इस साइड में तो नहीं है, लेकिन ये वाला जो है तो इसके चारों तरफ पे ये सेम है, ये वाला जो है इसके चारों तरफ में भी सेम है, लेकिन इस वाले के चारों तरफ तो सेम टाइप का एटम नहीं है ना। तो वो कह रहा है कि सरफेस पे ये वैलिड नहीं है, क्रिस्टल पे हर तरफ एक ही इन्वायरमेंट रहता है लेकिन सरफेस के अलावा। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कुछ ऐसे हैं।
ईच पॉइंट इन लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। हर पॉइंट जो होता है उसको लैटिस पॉइंट कहते हैं या लैटिस साइट कहते हैं। एक लैटिस में जो पॉइंट रहता है उसको लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, अ मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम्स और एन आयन। हर पॉइंट जो होता है क्रिस्टल लैटिस में वो रिप्रेजेंट करता है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसको हम लोग मोटिव कर रहे थे कब से, जो कि एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। लैटिस का ज्योमेट्री क्या है, मतलब लैटिस दिखने में कैसा होगा, वो हम लोग पता लगा सकते हैं जब लैटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया जाए, मतलब सीधे सीधे रेखा बना दिया जाए लैटिस पॉइंट्स के बीच में, तो उससे हम लोग को ज्योमेट्री पता लगता है कि असल में क्यूब है, क्यूबॉइड है, इस तरह से ज्योमेट्री पता लगता है। We need only a small part of the space lattice of a crystal to specify lattice completely। मतलब कि हम लोग को बहुत ही छोटा पार्ट देखने का जरूरत होता है स्पेस लैटिस का, ताकि उससे हम लोग मतलब बहुत ही छोटा पार्ट देख के हम लोग पूरा क्रिस्टल के बारे में बता सकते हैं। दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड यूनिट सेल। और वो सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। मतलब कि जो छोटा पार्ट को देख के हम लोग पूरे सेल के बारे में पूरे क्रिस्टल के बारे में बता सकते हैं, उसको यूनिट सेल कहते हैं। वन कैन चूज यूनिट सेल इन मेनी वेज। यूनिट सेल को अलग अलग तरीके से हम लोग चूज कर सकते हैं। नॉर्मली दैट सेल इज चूजन विच हैज परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ एंड वन कैन कंस्ट्रक्ट इंटायर क्रिस्टल फ्रॉम ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूनिट सेल इन 3 डायमेंशंस। कहने का मतलब कि नॉर्मली जो है हम लोग यूनिट सेल इस तरह से चुनते हैं कि उसका जो साइड्स हो वो परपेंडिकुलर हो और लेंथ जो हो वो शॉर्टेस्ट हो, मतलब कि सबसे छोटा चुनना है, साथ में उसका साइड जो हो वो परपेंडिकुलर हो और वो ऐसा हो कि उसको अगर बगल बगल में, जैसे ये वाला यूनिट सेल चुने तो इसी वाले को जब इसी की तरह का कोई यूनिट इसी की तरह का जो हम लोग इसके बगल में प्लेस करेंगे, फिर बगल में बगल में बगल में बगल में ऐसे प्लेस करते जाएंगे तो पूरा क्रिस्टल जनरेट किया जा सके। जब 3 डायमेंशन में ऐसे ढेर सारे को अरेंज कर दें तो ऐसे सेल को यूनिट सेल कहते हैं। फिगर 1.7 जो है शोज द मूवमेंट ऑफ यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल लैटिस टू कंस्ट्रक्ट द इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये जो 1.7 है इसमें सिर्फ 2D में है, ऐसे ऐसे करके अरेंज किए हैं, जबकि ये 3 डायमेंशनल में जब होता है तो पूरा क्रिस्टल होता है। यहाँ 2D क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात हुआ है। Also unit cell have shapes such that these fill the whole lattice without leaving spaces between cells। और यूनिट सेल का ऐसा शेप होना चाहिए कि वो पूरा लैटिस को भर दे बिना कोई स्पेस छोड़े हुए। जैसे कि यहाँ पे है तो यूनिट सेल का शेप रेक्टेंगल है ताकि बगल वाला भी जो है इसमें फिट कर जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ये सर्किल सर्किल हो गया है। सर्किल सर्किल हम लोग यूनिट सेल नहीं ले सकते हैं क्योंकि सर्किल लेंगे तो बीच बीच में बहुत सारी जगह छूटेगा। In 2 dimensions, a parallelogram with side of length A and B and an angle R between these side is chosen as unit cell। 2 डायमेंशन में कोई भी पैरेललोग्राम जिसका साइड A और B लेंथ, साइड का लेंथ A और B हो और एंगल R हो इन साइड के बीच में, उसको यूनिट सेल चुन सकते हैं। पॉसिबल यूनिट सेल्स इन 2 डायमेंशंस आर शोन इन फिगर 1.8। फिगर 1.8 में पॉसिबल यूनिट सेल दिखाया गया है जो कि 2 डायमेंशंस के लिए चुना जा सकते हैं। जैसे कि ये हो सकता है पैरेललोग्राम होना चाहिए, एंगल हो सकता है ए एंगल, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, जबकि साइड जो हो ए बी हो सकता है। तो ये देखो ये पैरेललोग्राम है, ए है 60 डिग्री है, ए है, ए बी है 90 डिग्री है, ए है 90 डिग्री है, ए है और कुछ भी होगा इसमें, शायद ये तो रोम्बस लग रहा है, जो भी कुछ भी एंगल हो उससे क्या मतलब है। ए बी होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए, पैरेललोग्राम है। उसी तरह ये ए बी है, ये वाला एंगल बताया गया है तो ये वाला भी एंगल पता चलेगा क्योंकि पैरेललोग्राम में तो 180 होता है अपोजिट साइड्स। तो इस तरह से ये 2D के लिए यूनिट सेल है, पॉसिबल यूनिट सेल है जो कि हो सकता है। अब देखते हैं, अ पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल इज शोन इन फिगर 1.9। तो फिगर 1.9 में जो है वो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल दिखाया गया है। तो ये देखो ये पूरा जो है ये क्रिस्टल का पार्ट है और इसमें सबसे छोटा यूनिट सेल जो है ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो है, क्योंकि इसको हम लोग बगल में इधर रखें उधर रखें ऐसे ऐसे करके करें तो पूरा क्रिस्टल को जनरेट कर सकते हैं। इन द 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर का यूनिट सेल का खास बात कुछ ये होता है, इट्स डायमेंशंस अलोंग 3
एजेस ए बी एंड सी, उसका डायमेंशन जो होता है एज का ए बी और सी, दीज एजेस में और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये जो होता है हो सकता है कि परपेंडिकुलर हो या ना हो एक दूसरे से। एंगल बिटवीन द एजेस अल्फा बिटवीन ए बी between BC, beta between AC and gamma between AB. Thus, a unit cell is characterized by 6 parameters A, B, C, alpha, beta and gamma। मतलब कि ये जो है हर यूनिट सेल को हम लोग ये 6 चीज़ जो है अल्फा, बीटा, गामा और ए बी सी, ये अगर पता हो तो हम लोग जनरेट कर सकते हैं यूनिट सेल को। और ये अल्फा जो होता है वो बी सी, मतलब कि जो नहीं प्रेजेंट हो, अल्फा जो है ए के ऑपोजिट वाला है, जैसे कि ये वाला साइड ए है तो इसके ऑपोजिट वाला अल्फा एंगल होगा, मतलब अल्फा जो है वो बी और सी के बीच में होगा। दीज पैरामीटर्स ऑफ ए टिपिकल यूनिट सेल आर शोन इन फिगर 1.10। और ये जो पैरामीटर्स है ये दिखाया गया है, ए बी सी साइड है और अल्फा बीटा गामा किस तरह से है इसमें। अब आते हैं प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। Unit cells can be broadly divided into two categories, primitive and centered unit cells। तो यूनिट सेल को दो भाग में बांटा जा सकता है, पहला होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो देखते हैं कि क्या होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। When constituent particles are present only at corner positions of the unit cell, it is called as primitive unit cell। मतलब जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी हैं यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल्स देखते हैं क्या होता है। When a unit cell contains one or more constituent particles present at positions other than corners in addition to those at corners, it is called as centered unit cell। मतलब कि कॉर्नर्स के अलावा भी कहीं पे अगर प्रेजेंट हो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो भी होता है, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो अगर प्रेजेंट हो कहीं और पे कॉर्नर के अलावा, तो उसको सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, ऐसे यूनिट सेल को। सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, सच ए यूनिट सेल कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इसमें एट इट्स बॉडी सेंटर, मतलब बॉडी के सेंटर पे एक जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है। जैसे कि मतलब एक एटम जो है, अभी के लिए हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इग्नोर करेंगे और सिर्फ एटम मानेंगे, जो कि मॉलिक्यूल या आयन भी हो सकता है, तो एटम मान के चलते हैं। तो यानी कि एक एटम जो है वो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा, मतलब ए बी सी सब ठीक है, लेकिन कॉर्नर्स पे सारे एटम्स हैं, लेकिन बीच में भी एक प्रेजेंट है, तो उसको बॉडी सेंटर्ड कहेंगे। उसके बाद फिर कहता है कि फेस सेंटर्ड, सच अ यूनिट सेल कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस बिसाइड द वंस दैट आर एट इट्स कॉर्नर्स। मतलब कि कॉर्नर्स के अलावा फेस पे भी एटम्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, लेकिन अभी एटम्स मान रहे हैं। मतलब कि सारे एटम्स जो है ये कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है 8 कॉर्नर्स पे, लेकिन उसके अलावा जो है 6 जो इसका फेस है, सारे फेस पे भी फेस के सेंटर में एक एक एटम्स होगा। अब देखते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड क्या होता है? इन सच ए यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेसेस बिसाइड द वन प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर्स। मतलब कि कॉर्नर्स के अलावा किसी भी 2 फेस पे, मतलब 2 ऑपोजिट वाले फेस पे प्रेजेंट हो एटम्स। जैसे कि ये वाला केस लेते हैं तो इसमें एक 2 कॉर्नर्स पे तो सब पे प्रेजेंट है मान लेते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी भी 2 पे हो जो कि ऑपोजिट हो, मतलब कि इस पे और इस पे हो सकता है, या फिर ऊपर वाले और नीचे वाले पे हो सकता है, या फिर हम लोग के तरफ वाले और ये पेपर के तरफ वाले में हो सकता है। तो मतलब कोई भी 2 ऑपोजिट साइड वाले पे प्रेजेंट हो अगर, तो उसको कहते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। Inspection of a wide variety of crystal leads to the conclusion that all can be regarded as conforming to one of the 7 regular figures। और जब हम लोग ध्यान से इस क्रिस्टल के बारे में पढ़े, बहुत सारा जानकारी इकट्ठा किए, तो पता चला कि ये सारे के सारे क्रिस्टल जो हैं वो 7 रेगुलर फिगर्स से मिलते हैं। मतलब 7 रेगुलर फिगर्स जो है सारा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर दे सकता है। These basic regular figures are called 7 crystal system। और ये बेसिक रेगुलर फिगर्स को हम लोग कहते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम।
To which system a given crystal belongs to is determined by measuring the angles between its faces and deciding how many axes are needed to define principal features of its shape. तो किस सिस्टम से मतलब किस क्रिस्टल से बिलोंग करता है कोई भी क्रिस्टल, वो कैसे पता लगाया जाता है? तो वो मेजर किया जाता है एंगल कितना है और फेस का साइड कितना है, फेस के बीच में एंगल कितना है और उनका एज का साइड कितना है और कितना एक्सिस का जरूरी है, कितना एक्सिस का ज़रूरत है उसके प्रिंसिपल फीचर्स को मतलब खास फीचर्स को डिफाइन करने के लिए। फिगर 1.11 शोज 7 क्रिस्टल सिस्टम। फिगर 1.11 जो है वो 7 क्रिस्टल सिस्टम दिखाता है, जो कि 1.11 ये है। तो ये होता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि CTO है मतलब कि काटो, ही HE है, रोम्बोहेड्रल है तो हीरा, और मोनोक्लिनिक है और ट्राइक्लिनिक है मोती, मतलब काटो हीरा मोती। ये 7 जो है वो क्रिस्टल से 7 क्रिस्टल सिस्टम का है। ये हम लोग थोड़ा मॉडिफाई किए हैं मतलब कि इसी तरह याद करने के लिए काटो हीरा मोती कर दिए। तो ये 7 जो है वो क्रिस्टल सिस्टम में बिलोंग करता है। अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्राविस showed that there are only 14 possible 3-dimensional lattices। फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्राविस जो हैं वो दिखाया कि सिर्फ 14 3-dimensional लैटिस बनाए जा सकते हैं। These are called Bravais lattices। इनको हम लोग Bravais lattices कहते हैं। Unit cells of these lattices are shown in the following box। Unit cell जो होता है इन lattices का वो नीचे दिए गए बॉक्स में दिखाया गया है। The characteristic of their primitive unit cells along with the centered unit cell and that they can form cells that they can form have been listed in table 1.3। मतलब कि यूनिट सेल्स ऑफ दीज लैटिसेस जो है नीचे बॉक्स में दिखाया गया है, जो कैरेक्टरिस्टिक है इनके प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का साथ में सेंटर्ड यूनिट सेल्स का जो कि वो बना सकते हैं, मतलब कि प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल्स जो भी वो बना सकते हैं उनका प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी दिया गया है टेबल 1.3 में। और इसका लैटिसेस का किस में दिया था? लैटिसेस का यूनिट सेल जो है वो बॉक्स में दिया गया, मतलब कि ये वाले बॉक्स में दिया गया है लैटिसेस का यूनिट सेल, और ये जो है टेबल में दिया गया है उसका प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग बॉक्स देख लेते हैं। तो ये है यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस में हम लोग तीनों साइड बराबर रहता है, एंगल 90 डिग्री रहता है। तो उसके यूनिट सेल्स कैसे होते हैं? प्रिमिटिव होगा तो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा तो एक बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है तो फेस सब फेस के सेंटर पे होगा। फिर है यूनिट सेल ऑफ टेट्रागोनल लैटिसेस। टेट्रागोनल लैटिसेस यहाँ से एक बार हम लोग देख लेते हैं। टेट्रागोनल क्या होता है कि ए होता है, बी होता है, सी होता है, तीनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, ए बी बराबर है। टेट्रागोनल में ए बी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है और एंगल सारा बराबर होता है। तो टेट्रागोनल यहाँ हम लोग देखेंगे तो ए बी बराबर है और सी जो है वो थोड़ा लंबा है, बराबर नहीं है मतलब। तो इसमें हो सकता है प्रिमिटिव यानी सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, या बॉडी सेंटर्ड हो सकता है तो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। उसके बाद फिर आता है यूनिट सेल ऑफ 4 रोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक लैटिसेस, यानी कि यूनिट सेल जो है ऑर्थोरोम्बिक लैटिसेस का। तो यहाँ देखते हैं ऑर्थोरोम्बिक कैसा था, यहाँ था 90 तीनों तो है, लेकिन ए बी और सी जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये ऑर्थोरोम्बिक जो है इसमें ए बी सी सब डिफरेंट हो सकता है, सबका लेंथ डिफरेंट हो सकता है। ये प्रिमिटिव है, इसमें सबके कॉर्नर्स पे सिर्फ प्रेजेंट है। एंड सेंटर्ड है जिसमें ये वाला एंड पे है। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी के सेंटर पे। फेस सेंटर्ड है, ये फेस के सेंटर पे। उसी तरह ये मोनोक्लिनिक लैटिसेस जो बनाया गया है। अब मोनोक्लिनिक लैटिसेस कैसा होता है? तो मोनोक्लिनिक ऐसा होता है, ए है, सी है, बी है और सब में 2 एंगल जो है 90 डिग्री है। तो क्या देखा था? मोनोक्लिनिक।
मोनोक्लिनिक में ए, सी और बी था, और दो ठो एंगल जो है वो 90 डिग्री था, एक जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं था। यहाँ पे ए बी सी तीनों कोई बराबर नहीं है, दो ठो एंगल बराबर है। तो ए बी सी तीनों कोई बराबर नहीं है, लेकिन दो ठो एंगल जो है वो 90 डिग्री है, एक जो है वो भी बराबर, एक एंगल भी बराबर नहीं 90 डिग्री का। तो यूनिट सेल मोनोक्लिनिक का कुछ ऐसा दिखेगा, प्रिमिटिव होगा, और ये इंड सेंटर्ड ऐसा होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिखे यहाँ पे, और बाकी 14 13 14 इधर है, 12 13 14। यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल में क्या होता है कि हेक्सागोनल में होता है ए और बी बराबर है, दो साइड बराबर है, और दो एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है, तीसरा साइड बराबर नहीं है, और 120 डिग्री के बराबर है तीसरा एंगल। तो ये जो है हेक्सागोनल का है। ये ए बी जो है वो बराबर होता है, सी जो है वो बराबर नहीं होता है, और दो ठो एंगल जो है 90 डिग्री होता है, तीसरा जो होता है वो 120 डिग्री होता है और 60 डिग्री होता है। तो ये 120 एंगल है और ये वाला 60 एंगल है। तो ये है यूनिट सेल, ये सिर्फ प्रिमिटिव बनाता है। उसके बाद फिर है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल क्या होता है, इसमें जो है 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री दिया है, इसमें भी साइड बराबर है। रोम्बोहेड्रल कुछ इस तरह का दिखता है, ये इंक्लाइंड है कि कोई भी एंगल जो है वो, तीनों एंगल तो बराबर है, लेकिन रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। तो रोम्बोहेड्रल जो है उसमें तीनों साइड बराबर होगा और तीनों एंगल बराबर होगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। उसी तरह फिर है ये ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में सारे कुछ अनइक्वल होते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, ना साइड बराबर होता है, ना एंगल बराबर होता है 90 के, ना एंगल बराबर होता है, ना 90 के बराबर होता है। तो इसमें देख सकते हैं ए बी सी सब अलग अलग है, और कोई भी साइड भी बराबर नहीं है, कोई भी एंगल भी बराबर नहीं है। अब आते हैं बॉक्स पे, मतलब टेबल पे। टेबल को एक बार ठीक से देख लेते हैं। क्यूबिक था, क्यूबिक में प्रिमिटिव बना, बॉडी सेंटर्ड बना, फेस सेंटर बना। क्यूबिक में जो है सारा कुछ बन रहा है, इसमें हम लोग सिर्फ इंड सेंटर्ड नहीं बन रहा है। टेट्रागोनल में जो है इसमें इंड सेंटर्ड भी नहीं बन रहा है और फेस सेंटर भी नहीं बन रहा है, मतलब फेस वाला कुछ नहीं बन रहा है। और ऑर्थोरोम्बिक में सब बन रहा है, बाकी सारे में सिर्फ प्रिमिटिव बन रहा है। एक मोनोक्लिनिक वाला है उसमें इंड सेंटर्ड बन रहा है। अब फिर देखते हैं ए बी सी। क्यूबिक में सब कुछ बराबर है, ये गामा अल्फा बीटा गामा भी बराबर है 90 डिग्री के। टेट्रागोनल में ए बी जो है बराबर है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना होगा। ए बी सी इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है 90 डिग्री के। ऑर्थोरोम्बिक में अल्फा बीटा गामा कोई भी बराबर नहीं है, लेकिन एंगल जो है अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, लेकिन ए बी सी कोई भी बराबर नहीं है। हेक्सागोनल जो है तो इसी तरह से हम लोग ये सारे देख लेंगे एक बार टेबल को, और इसका लेंथ और एंगल के हिसाब से अलग अलग प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, जैसे कि मतलब कौन से में प्रिमिटिव बनता है, किस में नहीं बनता है, ये सब देख लेंगे और थोड़ा इसके एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए सी यू। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।